हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 जो है सोशोलॉजी का है, यानी समाजशास्त्र का है। इसमें हम आज जो टॉपिक करेंगे विवाह। विवाह जो टॉपिक है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एनसीईआरटी के बुक फॉलो कर रहे हो, +2 के बच्चे हों, चाहे +1 के बच्चे हों, चाहे वो बीए के बच्चे हों। इन सब के लिए जो है ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम विवाह के जो है प्रकार और उसके जो है गुण और फायदों के विषय में चर्चा करेंगे, और कितने प्रकार के विवाह होते हैं, उनका क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और सभी धर्मों में विवाह का जो है रीति रिवाज के विषय में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा आगे का टॉपिक जो है विवाह के प्रकार है, यानी विवाह का क्या फंक्शन होता है, विवाह क्यों जरूरी होता है, क्या प्रकार है। तो यहाँ पर तो एक ही बात आता है कि आपको पता ही है कि समाज में विवाह निम्नलिखित बुनियादी प्रकार से पूरा करते हैं। विवाह करने का कुछ उद्देश्य भी होता है, तो ये सारे कार्य प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। यानी विवाह का देखा जाए तो पहला जो है प्रकार यही होता है यौन संतुष्टि, यानी विवाह दो व्यक्तियों के निकट लाता है और समाज द्वारा स्वीकृति नियम के अनुसार उन्हें यौन संबंध रखने की स्वीकृति देते हैं। इसी अवधि में विवाहित व्यक्तियों के समाज आपस में यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति भी देती है और किसी अन्य के साथ यौन संबंध को स्वीकृति नहीं देती है। इस प्रकार विवाह यौन संबंधों का निमित्त करता है। यानी देखा जाए तो हमारा समाज जो है एक आपको पता है कि रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ है, यानी नियमों से बंधा हुआ है। इसमें अगर व्यक्ति जो है मैरिज के बाद यौन संबंध स्थापित करते हैं तो इसको समाज मान्यता देती है, लेकिन अगर मैरिज से पहले ही यौन संबंध स्थापित किया जाता है तो समाज उसको स्वीकृति नहीं देती है, उसको पाप का नाम दिया जाता है, यानी वो गलत काम के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, समाज इसको गलत कहती है। लेकिन वही अगर समाज जो है मैरिज के बाद, विवाह के बाद अगर यौन संबंध स्थापित होता है तो जो समाज भी जो है इसको मान्यता देती है। दूसरा उद्देश्य यही होता है, यानी प्रकार के अंतर्गत यही आता है कि बच्चों का प्रजनन और उनका पालन पोषण। देखिए बच्चों का प्रजनन और उनका पालन पोषण, विवाह के माध्यम से बच्चों का प्रजनन होता है, क्योंकि विवाह होगा तभी जो है बच्चे जन्म लेंगे, क्योंकि प्रजनन हुआ है। और समाज को मापदंडों के अनुसार उनका पालन पोषण भी होता है, यानी उसी मापदंड से जो है बच्चों का पालन पोषण होता है। मैरिज के बाद जो है यौन संबंध स्थापित करने की परमिशन मिलती है, जिसमें जो है वो क्या करते हैं, बच्चों को प्रजनन करने के लिए अग्रसर होते हैं। और इससे क्या होता है, समाज जो है उनको पालन पोषण में हर तरह से जो है उनको हेल्प भी करता है। बच्चों का प्रजनन और उनका पालन पोषण जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि में होता है, यानी अगर मान लीजिए कोई जो है मैरिज हुआ है तो उसके हर एक परिवार के व्यक्ति जो है उसके साथ रहते हैं और उसको हर तरह से जो है हेल्प भी करते हैं, क्योंकि ये जो है परिवार की स्वीकृति से मैरिज हुआ है और इसको हर व्यक्ति जो है प्रायोरिटी देते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उन्हें भौतिक तथा मानसिक रूप से दृढ़ बनाते हैं। ये आपने देखा ही होगा कि समाज में हर जगह यही बात प्रेजेंट है कि जो मैरिज के बाद जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको समाज भी मान्यता देते हैं और जो है पारिवारिक सदस्य भी इसको मान्यता देते हैं और उनको जो है हर तरह से पालन पोषण करने में सहयोग भी देते हैं और उनको भौतिक मानसिक रूप से जो है दृढ़ बनाने के लिए भी अग्रसर होते हैं। रिश्तेदार और मित्र भी बच्चों को पालन पोषण में उसके माता पिता की सहायता करते हैं, यानी हर व्यक्ति जो है उसकी सहायता करने के लिए अग्रसर रहता है। लेकिन अगर मैरिज के
पहले अगर संतान उत्पन्न होता है तो उसको कोई भी समाज, परिवार, उसके रिश्तेदार सब उनको नकार देते हैं, उनसे कोई भी रिश्ता रखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसको नाजायज़ का नाम दिया जाता है। जानवरों की अपेक्षा मनुष्य समाज में बच्चों को जीवित रखने के लिए अत्यधिक जो है सुरक्षा की आवश्यकता होती है। विवाह का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य बच्चों के देखभाल करना भी है। यानी मैरिज होती है, उसके द्वारा संतान उत्पन्न होगी और उसके बाद संतान को जो है माता पिता द्वारा, दोनों द्वारा जो होता है, इसको सुरक्षा प्रदान भी की जाती है। तो मैरिज का ये भी एक उद्देश्य होता है। यदि बात यहाँ पर हम करें तीसरी पॉइंट के, तो इस बात को ही यहाँ पर उजागर करने की कोशिश किया गया है कि आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा। देखिए, आर्थिक गतिविधियों में विवाह का जो है मूल्यवान और भरोसेमंद प्रकार आर्थिक सहायता देना भी होता है। पति पत्नी यानी जोड़े को यह भावना विवाह ही देता है कि वे घर, खेत, खलिहान, कुटीर उद्योग या किसी अन्य व्यवसाय में उस परिवार की सहायता करें, यानी जिसे उन्हें बनाया है। तो क्योंकि अगर आपने देखा ही होगा कि विवाह के बाद जो होता है, स्त्री पुरुष जो होते हैं अपने घर के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं और अपने घर को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। यानी इसके लिए वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक तौर से जो है काम भी करने लग जाती हैं। हमारे समाज में एक प्रवृत्ति बनी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, बिल्ला बैठा रहता है, तो माता पिता का विचार यही होता है कि उसको मैरिज कर दें, जिसकी वजह से वो अपना घर संभालने लग जाएगा और अपनी जिम्मेवारी समझ जाएगा। ये हमारे जनरली समाज में देखने को मिला है और आपके आसपास भी ऐसा ही कुछ घटना देखने को मिल सकता है, जिसमें जो व्यक्ति जो है बिल्ला ही घूमता फिरता रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता, तो माता पिता जो है उसको गुस्सा में आके उसको मैरिज कर देते हैं और वो बच्चा भी कभी कभी सुधर जाता है और वो अपने परिवार को समझ लेता है कि हम अगर काम उम नहीं करेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो हमारे जो है बाल बच्चे, पत्नी को कौन देखेगा, उसको भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। तो वो भी आलस्य छोड़ के जो है अपना जीवन सुचारू रूप से करने के लिए वो काम धंधे करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये कई समाज में ये बात जो है देखने को मिलता है। यहाँ जोड़ा यह भी बात देखता है कि वो एक दूसरे के आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करें, यानी इसमें पति पत्नी दोनों मिलकर जो है आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अग्रसर रहते हैं। उन्हें मिलकर यह भी देखना चाहिए कि वे बच्चों को आर्थिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करें। परंपरा तो यही रही है कि पिछले दिनों में पति से जो है धन कमाने की अपेक्षा रही है और पत्नी यह जो है अपेक्षा रहा है कि वह पति द्वारा अर्जित आय को व्यवस्थित प्रबंधन करे। यानी पत्नी का कार्य होता है कि पति द्वारा कमाया गया पैसे को सही व्यवस्थित और प्रबंधन करे, जिससे घर की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। अब आजकल स्थिति बदल गई है। यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि अब पति पत्नी दोनों मिलकर परिवार की आवश्यकता हेतु जो है धन कमाते हैं। तो ये आज जो कहते हैं मॉडल जमाना है, तो यहाँ पर पति पत्नी दोनों मिलकर जो है घर चलाने के लिए अग्रसर होते हैं। पति भी कमाता है तो पत्नी भी कमाती है और दोनों घर को जो है अच्छे से अच्छे रूप देने की कोशिश करते हैं। और ये सब तब होता है जब वो विवाह के बंधन में बंध जाते हैं और इससे जो होता है जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको जो है आगे जीवन अच्छे देने के लिए ये दोनों मिलकर जो होता है कार्य सुचारू रूप से करते हैं और अपना आवश्यकताओं को पूरा भी कर लेते हैं। उसके पश्चात जो है सहचारिता। देखिए, सहचारिता और संवेगात्मक सहयोग कहते विवाह जो है पति और पत्नी के रूप में निरंतर साथ रहने वाला एक जीवन साथी प्रदान करता है। यानी देखा जाए तो विवाह के द्वारा जो होता है एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको जीवन साथी मिल जाता है और उसी जीवन साथी के साथ जो है अपना जीवन निर्वाह करना होता है। आरंभ में पति और पत्नी प्राय एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह एक साथ मिलकर जीवन बिताते हैं धीरे धीरे वे बहुत अच्छे मित्र भी हो जाते हैं। प्रत्येक गुजरते वाले वर्ष के साथ उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ जाता है और सुख और दुख में वो दोनों एक दूसरे के सामाजिक, आर्थिक और संवेगात्मक रूप से मदद भी करने लग जाते हैं। वे परिवार के प्रबंधन में एक दूसरे के संदर्भ को समझने में जो है काफ़ी होशियार हो जाते हैं और काफ़ी समझदार भी आते हैं। मैंने कई जगहों पे देखा है, अगर मान लीजिए पुरुष जो है कोई कार्य नहीं करता है, चाहे स्त्री जो है बिल्कुल ही अपना जीवन को अलग व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है लड़कियां, लेकिन मैरिज के बाद वो बहुत समझदार हो जाते हैं, बहुत समझ जाते हैं कि हमारा परिवार है और हमें परिवार को सुचारू रूप से कैसे चलाना है। ये मैंने कई जगहों पर देखा है और ये बात सच्चाई भी है कि मैरिज हो जाने के बाद जो है दोनों ही समझ जाते हैं। मैरिज में एक बात यहाँ पर जो है सही है, वो ये होता है कि जो औरतें होती है उनको अपना घर छोड़ के दूसरे परिवार में जाना होता है और कहते हैं जो स्त्री दूसरे घर में जाती है वहाँ सब कुछ उसके लिए नया नया होता है और हम उनको जिस प्रकार से उनको सिखाएंगे, जिस प्रकार से उनको समझाएंगे, उसी जो है उसी का ही रूप धारण कर लेती है। यानी देखा जाए तो
जो स्त्री होती है उसके लिए नया जीवन होता है और नया जो है माहौल होता है। तो कहते हैं वो माहौल में आप जैसे उनको डालोगे वो उसी प्रकार बनता ही चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है किसी के लिए, क्योंकि इसमें जो है स्त्री का पूरा ही जीवन का आधार ही चेंज हो जाता है। पहले वो एक बेटी के रूप में होती है, लेकिन विवाह के पश्चात वो एक जो हो जाती है बहू के रूप में भी बदल जाती है और एक पत्नी के रूप में बदल जाती है। तो इनका पूरा ही जो कंडीशन होता है बदल जाता है और इस समय जो है उनको काफ़ी जो है परिवार को संभालने की ज़रूरत होता है, उनको सही आदत, सही रूल रेगुलेशन बताने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी बात इसके अंतर्गत आता है, यानी सब कार्य के रूप में आता है कि उनके जो है आर्थिक सामाजिक तौर से जो है सक्षम हो जाते हैं और इसका जो है समाज भी जो है सुचारू रूप से मान्यता भी देती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।